Good morning, my dear students. Once again, welcome back to my online classes. So, students, in the previous live class, you have requested me to summarize this lesson, but unfortunately, due to less time, we are unable to complete that lesson. So, no problem, students. Today, we are going to complete the lesson. I will give you a brief summary. So, let's start. So, we are going to discuss the summary of The Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. This is chapter number 2 from your book First Flight, and it's from class 10 CBSC. So, let's start, my dear students. Before I teach anything, I would like to tell you something. As you all know, Nelson Mandela is compared to Gandhi ji of India. So, he is kind of freedom fighter who fought for the discrimination against the country, which is South Africa. And Nelson Mandela became the first black president in South Africa. So साउथ अफ्रीका में बच्चों डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था एंड डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट अमंग द कास्ट और द रिलीजन, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड स्किन टोन। लोगों के नस्ल और उनके स्किन टोन, जैसा कि आप जानते होंगे अफ्रीका में कुछ स्किन टोन के लोग फेयर हैं, जैसे ब्रिटिशर्स होते हैं और यूएस के लोग होते हैं, दे हैव फेयर स्किन टोन। एंड ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल हु हैव वेरी डार्क स्किन टोन, जैसे अफ्रीकन्स की स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। सो दोज हु हैड डार्क स्किन टोन वर डिस्क्रिमिनेटेड अ लॉट, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी पल पल बेइज्जती की जाती थी। एंड देयर वाज अ सिस्टम कॉल अपार्थीड, उनके साथ अपार्थीड एक लॉ था वहाँ का, जिससे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। सो ये जो लेसन है वो एक्चुअली में इट्स अ रियल लेसन, ये एक रियल हिस्ट्री इवेंट पे है। एंड दिस लेसन इज़ टेकन फ्रॉम द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि चैप्टर का नाम है, वो एक बुक का भी नाम है, जिसका एक एक्सट्रैक्ट, एक पार्ट हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला के इनॉग्रेशन स्पीच के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। The inauguration day, 10th May, dawned. It was bright and clear. Many world leaders had been coming to the author to pay respect to him. It was before the inauguration. The inauguration was to be the largest gathering of world leaders there. So, story begins at the day of inauguration. Inauguration मतलब नई सरकार का इनाग्रेशन हो रहा है, वो शपथ ग्रहण लेने वाले हैं और वो उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो डेट बताते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 10th May डेट था। एंड इट वाज अ ब्राइट क्लियर डे, दिन बहुत अच्छा था, साफ था। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़े बड़े लोग पूरी दुनिया से, स्पेशली लीडर्स पूरी दुनिया से इस चीज़ को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। इट वॉज अ वेरी बिग गैदरिंग एंड इट वॉज अ वेरी important event of history. The place of inauguration, the inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria. Here, the South Africa's first democratic non-racial government was to be installed. So इस जगह का इनाग्रेशन, उद्घाटन कहाँ पे होता है? वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में होता है प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, जहाँ पे पहली बार एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है जो नॉन रेशियल है। नॉन रेशियल का मतलब जो नस्ल भेद नहीं करती है, जो अनबायस्ड है, जो सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगी, वो बनने जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वेरिंग इन सेरेमनी। स्वेरिंग इन सेरेमनी का मतलब होता है शपथ ग्रहण समारोह। सो ऑन द डे द ऑथर वॉज इन द कंपनी ऑफ हिज डॉटर Zinani, Mr. D. Clerk, was first sworn as in the second deputy president. Then Sabo Beki was sworn in as the first deputy president. It was the author's turn then.
he was sworn in as the president. He pledged to obey and uphold the Constitution. He also pledged to devote himself to the well being of the people. सो सपोज शपथ ग्रहण समारोह में जो ऑथर हैं दैट इज़ नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ आते हैं जिनका नाम जिनानी है। एंड सबसे पहले शपथ लेते हैं मिस्टर डी क्लर्क जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। उनके बाद थाबो बेकी शपथ लेते हैं जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। उसके बाद जब ऑथर की बारी होती है तो वो शपथ लेते हैं और वो कसम खाते हैं, वो प्लेज करते हैं, वो वादा करते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोई भी शपथ ग्रहण समारोह चाहे चीफ मिनिस्टर का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो तो वो कसम खाते हैं कि मैं भारत की संविधान के प्रति अपना ही विल गिव फुल डिटर्मिनेशन, वो पूरी निष्ठा के साथ पूरी सच्चाई के साथ हमेशा रहेगा, कभी भी कोई कानून नहीं तोड़ेगा। तो इसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी शपथ लेते हैं, वो कसम खाते हैं कि वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखेंगे, कभी उसके नियम को तोड़ेंगे नहीं। और वो ये भी प्लेज करते हैं कि वो अपने आप को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। सो ही सेड दैट हिज लाइफ विल बी ऑल डिटरमाइंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। द ऑथर एड्रेसेस, अब ऑथर जो है वो लोगों को एड्रेस करता है, लोगों को मतलब लोगों को संबोधन करता है। द ऑथर स्पोक टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल गेस्ट, ही सेड दे हैड कम देयर to be with his countrymen. It was a common victory for justice, peace, and human dignity. He pledged to liberate his people from poverty, suffering, and discrimination. सो जब हम ऑथर नेल्सन मंडेला सर शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद वो एक स्पीच देते हैं और उनकी स्पीच ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। अपनी स्पीच में वो कहते हैं कि आज हम लोगों ने एक नई लिबर्टी को जन्म दिया है, एक नई आज़ादी को जन्म दिया है, और वो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, उनको शुक्रिया कहते हैं। ही थैंक्ड एवरीबडी हु वर प्रेजेंट देयर। और वो कहता है कि हम सब यहाँ पे एक नई चीज़ को विटनेस करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी चीज़ को विटनेस करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ नहीं जीता, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत जस्टिस की है। जस्टिस मीन्स इंसाफ की है, पीस की है, पीस मीन्स शांति, और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स हर इंसान की जो कीमत होती है। पहले क्या होता था कि ब्लैक पीपल की उतनी इज्जत नहीं की जाती थी, वो वाइट पीपल के बराबर उन्हें नहीं समझा जाता था। बट नाउ इट इज़ अबाउट ह्यूमन डिग्निटी। इंसान इंसान है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो गोरा है, काला है, चाहे जहाँ का है। सो ही प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो प्लेज करते हैं, वो कसम खाते हैं कि अपने लोगों को वो गरीबी से और सफरिंग में जो भी दुख, पीड़ा और उत्पीड़न उनके साथ हो रहा है और भेदभाव उनके साथ हो रहा है, उससे निजात दिलाएंगे। आगे क्या होता है जब वो अपनी स्पीच देते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं उसके बाद आर्मी जो होता है, एयरफोर्स जो होती है, वो अपने एयरक्राफ्ट से अच्छे अच्छे स्टंट्स करते हैं और ब्यूटीफुल ट्राई कलर्स बनाते हैं। कोई तिरंगा बनाता है और कोई अपने एयरप्लेन्स को ऐसे लूप बना के चलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। After a few moments, colorful South African jets and helicopters flew over the Union buildings there. It was for military's loyalty to the democracy for a new government. Then the highest military general, having medals on their chest, saluted the author. He thought that they would have arrested him many years before. सो जब नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं और उनको वो फाइनली प्रेसिडेंट पद को संभालने वाले होते हैं, तो आर्मी भी उनके साथ खड़ी होती है। आर्मी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती है, वो अपने जेट्स को और हेलीकॉप्टर्स को हवा में करतब दिखाते हैं वो लोग, और जिससे वो ये दिखाते हैं कि हम अपने नए प्रेसिडेंट के साथ हैं। और जो वहाँ का सबसे बड़ा आर्मी जनरल था जिसके काफ़ी सारे यहाँ सीने पे मेडल्स लगे हुए थे, वो उन्हें सैल्यूट करता है प्रेसिडेंट को और अपने मन में सोचता है कि ये वही इंसान है जिसे काफ़ी सालों पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया था। सो इफ़ यू डू नॉट नो, नेल्सन मंडेला भी काफ़ी बार जेल जा चुके हैं और कई सालों के लिए उन्हें जेल हुई थी। सो
ऐसे ही कोई महान इंसान नहीं बन जाता. वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू बिकम सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी. जब स्पीच हो जाती है और ये सब चीज़ लाइक जब आर्मी या एयरफोर्स ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, अपना परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद नेशनल एंथम होता है अफ्रीका का. द डे was symbolized for the author by the playing of two national anthems. The white sang Kosi Siklel and the black sang These Stem. These formed the old anthems of the Republic. सो एक स्पेशल चीज़ ये है कि जब शपथ ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद दो नेशनल एंथम वहाँ पे प्ले किया जाता है. एक नेशनल एंथम जिसका नाम कोसी सिकलेल था, जो कि वाइट्स ने गाया, और दूसरा था ब्लैक्स के लिए जिसका नाम था दे स्टेम. सो दोनों लोगों ने अलग अलग नेशनल एंथम खाया एंड दे हैव गिवन द रिपब्लिक. सो वो अपनी पहली रिपब्लिक को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंथम सिंग करके. अब इस समय ऑथर क्या सोच रहा है हम ये देखते हैं. ऑन दैट डे of the inauguration, the author thought of history. In the first decade, the South African people had patched up their differences with tea over black skinned people. They had built a system superiority also. It was the basis of the hardest societies. This system had now stood overturned. Now it was the system that recognized the rights and freedoms of all the people. सो यहाँ पे जो ऑथर हैं नेल्सन मंडेला इनाग्रेशन के बाद अपने हिस्ट्री को याद करते हैं, अपने पुराने समय को याद करते हैं जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो वो बताते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स करीबन 10 साल पहले लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी. लोग ब्लैक स्किन पीपल और वाइट स्किन पीपल में आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद था. काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स बने हुए थे जो कि वाइट्स के फेवर में थे और ब्लैक्स को बहुत ही ज़्यादा अपार्थाइड स्पेशली उसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. बट नाउ वो क्या कहते हैं कि अब वो चाहते हैं कि सबको इक्वल राइट मिले, सबको फ्रीडम मिले. और वो ये भी कहते हैं कि जैसा वाइट्स ने ब्लैक के साथ भेदभाव किया, मैं एक ब्लैक प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मैं उनके कदम को फॉलो नहीं करूँगा, मैं वाइट्स को साथ कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगा. द ऑथर्स रिग्रेट का मतलब नेक्स्ट हेडिंग में है कि ऑथर को क्या चीज़ रिग्रेट करती है, क्या चीज़ उसे लगता है कि काश वो कर लिया होता, क्या चीज़ उसे खलती है. दैट मीन्स दिस auspicious day came after the sacrifice of thousands of people. The author thought of himself the sum of all those people. He was pained that he couldn't thank them. सो ऑथर कहता है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि आज जो मैं एक प्रेसिडेंट बना हूँ वो मैं अकेले नहीं बना. काफ़ी लोगों ने इसके लिए लड़ाई की, काफ़ी लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी. और मैं चाहता हूँ कि काश जो लोग ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी इस लड़ाई में, अगर वो आज ज़िंदा होते तो मैं उनका शुक्रगुज़ार होता, मैं उनको थैंक करता. बट अनफॉर्चुनेटली वो आज ज़िंदा नहीं. और इस चीज़ को सोच के ऑथर काफ़ी ज़्यादा मायूस होता है और उसे अफसोस होता है इस बात का. फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर. सो आज़ादी के लिए जो भी लोग लड़े उनको रिमेंबर किया जाता है, उनको याद किया जाता है. ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं उनको जिन्होंने अपनी जानें दी. हम आज भी अपने इंडिपेंडेंस डे पे सारे फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं. और सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे ही क्यों, हमें उनको हमेशा याद करना चाहिए. The policy of apartheid created a lasting wound in the country and its people. This policy had produced great freedom fighters. They were like Oliver Tambos, Walter Sisselus, Chief Luthilis, Yusuf Dadu, etc. They were men of uncommon courage, wisdom, and generosity. The country was rich in minerals, but its greatest wealth was its people. सो नेल्सन मंडेला अपने साथ के फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं. वो कहते हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म दिए इस देश पे, लेकिन उसके वजह से काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर को भी उसने जन्म दिया. जैसे कि वो कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम लेते हैं जिनका नाम है ओलिवर तम्बोस, वॉल्टर सिसुलस,
Chief Luthilis, Yusuf Dandu, etc. So वो कहते हैं कि ये लोग बहुत ही महान लोग थे, इनके पास बहुत ही ज़्यादा हिम्मत थी, बहुत ही ज़्यादा बुद्धि थी और बहुत ही ज़्यादा ये लोग काइंड थे। वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका मिनरल्स के लिए जाना जाता है, अपने खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है, खनिज आई थिंक खनिज के लिए जाना जाता है, बट वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा ग्रेड जो है, उससे भी ज़्यादा वेल्थ जो है वो वहाँ के लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारे साउथ अफ्रीका के लोग यहाँ के सोने से ज़्यादा कीमती हैं। द डेफिनेशन ऑफ करेज, अब वो करेज की परिभाषा बताते हैं। करेज मीन्स हिम्मत। फ्रॉम दीज पीपल द ऑथर लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, दे रिस्क देयर लाइव्स, दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर, ही लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। सो वो कहते हैं कि हिम्मत आना आसान चीज़ नहीं है, हिम्मत बहुत मुश्किल से मिलती है, और उन लोगों को वो कहते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली, काफ़ी ज़्यादा करेज मिली। उन्होंने अपनी जान रिस्क पे लगाई, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश को एक ऐसी सरकार बनाने का मौका दिया जो कि अनबायस्ड हो। सो वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर से होके गुजरे, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ उत्पीड़न होता है, और वो कहते हैं कि जो करेज होती है, वो हिम्मत जो होती है हमारे अंदर, वो डर ख़त्म होने की वजह से नहीं होती। जब डर के ऊपर हम जीत हासिल करें तब हमारे अंदर करेज आती है। आगे वो बताते हैं मैन्स नेचुरल गुडनेस। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है, कोई भी इंसान पैदाशी बुरा नहीं होता। द ऑथर सेज दैट नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन ड्यू टू द कलर और रिलीजन, दे could be taught to love. Love comes naturally to human heart. In prison they were pushed to the wall, but he saw humanity in the hearts of the guards. It was man's essential goodness. It can be pulled out. सो ऑथर यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कहते हैं जो कि बिल्कुल सही है। वो कहते हैं कि नफ़रत कोई लेके पैदा नहीं होता। हर इंसान के दिल में हर इंसान के दिल में मोहब्बत होती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे इंसान को कोरा काला कहे, या हिंदू मुस्लिम कहे, या क्रिश्चियन या सिख कहे। इस चीज़ पे कोई भी नफ़रत करे, ऐसा उन्हें बाद में सिखाया जाता है। नेचुरली हमें तो भगवान, हमें तो अल्लाह, हमें तो गॉड एक अच्छा हार्ट दे के भेजते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारी परवरिश जैसी जगह पे होती है, वो हमें अच्छा या बुरा बनाती है। तो वो याद करते हैं कि जब वो जेल में थे, उनको कैसे दीवालों में ढकेला जाता था, दीवालों में उनके शरीर को लड़ाया जाता था, बट वो याद करते हैं कि जो गार्ड्स थे वहाँ पे, वो तो अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे थे, बट फिर भी उनको दिल से कितना बुरा लगता था जब वो इनके साथ ऐसा करते थे। मैंस ड्यूटीज़, इंसान के क्या कर्तव्य हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin duties, to his family, to his community and country. The author found it difficult to fulfill these two duties. It was because a colored man in South Africa was punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart of his own people, so he was not allowed to do his duties to his family. सो वो बताते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में दो बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी, एक कर्तव्य उसका होता है अपने परिवार के प्रति, और दूसरा होता है अपने कम्युनिटी और अपने देश के प्रति। तो ऑथर बताते हैं कि एक ऐसे देश में जहाँ पे इतना ज़्यादा भेदभाव हो, वहाँ पे इन दोनों ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि मैं एक कलर्ड मैन था, कलर्ड मैन का मतलब है क्योंकि मेरी स्किन डार्क थी, और एक आम इंसान के जैसे जीना यहाँ पे एक पनिशमेंट के जैसा था। मुझे फोर्स किया गया, मुझे अपने लोगों से अलग किया गया, और इस वजह से मैं अपने फैमिली के प्रति जो कर्तव्य होता है वो मैं नहीं निभा पाया। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कई सालों जेल में बंद थे, जिसके वजह से उन्होंने अपने फैमिली की केयर नहीं कर पाए। लास्ट में वो फ्रीडम के बारे में बताते हैं। इस इज अबाउट फ्रीडम डिफाइंड, द ऑथर वॉज बॉर्न फ्री, वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। He was free as long as he obeyed his father and obeyed the custom of his tribe. But soon he realized that his freedom was an illusion. He began to hunger for freedom when it was taken from him. As a student, he wanted freedom to read and go. As a young man in Johannesburg, he wanted freedom to be as per his potential. He also wanted the freedom of livelihood of his own
एंड फैमिली। तो हर कोई आज़ाद पैदा होता है, जब कोई पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो आज़ाद है या कैसा है। सो नेल्सन मंडेला भी एक आज़ाद नागरिक के जैसे पैदा होते हैं। ही वॉज बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। और हर कोई चाहता है कि वो आज़ाद हो सके, अपने मन की कर सके, उसे जैसा अच्छा लगे वैसा कर सके, वो जहाँ मन करे वो वहाँ जा सके। तो शुरू शुरू में वो अपने पापा की, अपनी फैमिली की और अपने कस्टम की और अपने ट्राइब की इज्जत करते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा सुनते हैं। बट बाद में उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, जिस आज़ादी को हम मान रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्यूशन है, एक वहम है। हमारे देश में तो आज़ादी नाम की चीज़ ही नहीं है, स्पेशली हमारे लिए जो कि डार्क स्किन्ड हैं। तो वो आगे चल के बताते हैं कि कैसे उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती थी, कैसे उन्हें कहीं पे मूव करने में दिक्कत होती थी और कितने ज़्यादा भेदभाव हर पल होता था, जिससे वो कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के साथ सही से व्यतीत नहीं कर पाया इन सब चीज़ों की वजह से। डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड। अब कैसे नेल्सन मंडेला इतने बेबाक बनते हैं, कैसे वो इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर एक चाह थी, एक इच्छा थी फ्रीडम पाने की। बट soon he saw that he was also not free like his brothers and sisters. Then he joined the African National Congress. His hunger for freedom became great, for the freedom of his people. The desire for the freedom of his people to live with dignity gave him power. It made him bold. It made him live like a monk. The chains on his people became chains for him too. सो नेल्सन मंडेला ने देखा था कि कैसे वो लोग आज़ाद नहीं हैं, उनके भाई आज़ाद नहीं हैं, उनकी बहनें आज़ाद नहीं हैं। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने लोगों को आज़ादी दिलाऊंगा इस भेदभाव से। तो फर्स्ट टाइम वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और वहाँ से उनकी फ्रीडम की लड़ाई शुरू होती है, फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पूरी डिग्निटी के साथ, पूरे इज्जत के साथ अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, जिन्हें जो और इन सारी चीज़ों ने, इन सारी क्वालिटीज़ ने उन्हें एक बोल्ड मीन्स एक बेबाक इंसान बनाया, एक करेजियस इंसान बनाया। वो एक मंक के जैसे रहते थे, एक साधु के जैसे रहते थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जो चेन उनके ऊपर और उनके लोगों के ऊपर है, उस चेन को वो तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। Oppressor and the oppressed without humanity. The author knew that the oppressor must be liberated like the oppressed. A man who takes away another's freedom becomes a hated. No one is free if he is taking someone else's freedom. Both the oppressor and the oppressed are robbed of humanity. सो ऑप्रेसर का मतलब होता है वो जो दूसरों पे उत्पीड़न करता है, जिसे हम कह सकते हैं ऑप्रेसर ऐसा है जो दूसरों के ऊपर गुनाह करता है, जो जालिम जिसे हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो दूसरे के ऊपर अपनी कठोरता दे, जालिम उसके ऊपर इनजस्टिस करे, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत करे, तो वो अप्रेसर वो अप्रेसर भी उतना ही गलत होता है, वो अप्रेसर भी उतना ही का कब्ज़े में होता है। अगर कोई चीज़ जैसे कि यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा भेदभाव कर रहा है तो दोनों के लिए ही वो गलत है। जिसके साथ वो कर रहा है उसके लिए तो गलत है ही, साथ में वो इंसान जो दूसरे के प्रति ऐसा सोचता है वो भी इंसान सही नहीं है, वो भी फ्रीडम उसके अंदर नहीं है, उसके माइंड में भी फ्रीडम नहीं है। सो फ्रीडम बिकम्स द हेटेड। अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से नफ़रत करता है तो उसे भी हम फ्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि वो कभी खुश नहीं रहेगा, वो दूसरों को देख के चलता रहेगा। सो बोथ ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। सो वो दोनों ही इंसान नहीं कहलाए जा सकते हैं, वो जो दूसरों पे हेट करता हो, जो दूसरों पे उत्पीड़न करता हो और उसके साथ साथ जो उस उत्पीड़न का शिकार होते हैं, दोनों को ही हम नहीं कह सकते कि वो एक ह्यूमन है। बिकॉज ना तो जुल्म करना अच्छा है, ना तो जुल्म को सहना अच्छा है। तो इसी लाइनों से इस लेसन को हम कंप्लीट करते हैं और इस लेसन का मॉरल बच्चों बहुत ही अच्छा है। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइक अ मैन लाइक नेल्सन मंडेला एक ऑर्डिनरी सा इंसान था, कोई वो सुपर ह्यूमन नहीं था। ही वॉज अ वेरी
normal man. He was as common as we are, but he had a strong willpower. और जब कहते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो आप कुछ भी कर सकते हो. लाइक गांधी जी, ही वॉज सच अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज सच अ, उन्हें देख के कैसा लगता था, ही वॉज सच अ ओल्ड एंड थिन पर्सन, स्किनी पर्सन, बट स्टिल उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी दिलाई. So Nelson Mandela was also a great human being, great personality, and he was the best ever president द साउथ अफ्रीका हैड. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यूट्यूब से या फिर गूगल से, सो दैट यू विल हैव मोर इंटरेस्ट ओवर हिम. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू टेल, कल जब हम लोग मीटिंग में थे तो लास्ट मिनट में सर आपसे कुछ कहना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका टाइम अप हो गया था तो ऑटो कट हो गया था, मीटिंग एंड हो गई थी अपने से. तो वो कहना चाह रहे थे दैट ऑन सेकेंड अक्टूबर जैसा कि आप सब जानते हो गांधी जयंती है. तो गांधी जयंती में हम लोग चाहते हैं कि वी शुड हैव वन कंपटीशन, एंड दैट इज़ अबाउट द डिबेट. सो हम एक डिबेट कंपटीशन रखेंगे क्लास 9, 10th और 11th के लिए. सो उसमें से कुछ बच्चों को हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे. अलीशा सर एंड आई आर टॉकिंग अबाउट दिस. हम लोग देखते हैं, हम लोग आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देंगे और आप उस डिबेट को लाइव करोगे जूम मीटिंग पे, जैसे कि न्यूज़ पे होता है. लोग अपने घर से रहते हैं बट दे पार्टिसिपेट. सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू हैव गुड फन दैट डे. हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा. आई विल मेक सम लेसन्स ऑन हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट विच विल हेल्प द पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज अदर्स ऑल्सो. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेंशन योर नेम्स, क्लास, सेक्शंस. कुछ बच्चे सेक्शन लिखना भूल जाते हैं, सो प्लीज़ राइट योर सेक्शंस. थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. मस्टर्ड कहाँ है?